हेलो स्टूडेंट्स, आज से 1 वर्ष या 2 वर्ष पूर्व हम जिस सपने को लेके अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट की थी, उस सपने को पूर्ण करने का समय आ गया है। आप सब लोग अपनी जगह पर फुल एंथुजियाज्म के साथ अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में ये बताया था कि किस तरह से हमें इन दिनों में अपनी केमिस्ट्री को रिवाइज करना चाहिए, उसी सेशन की इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इन लास्ट दिनों में फिजिक्स के अंदर हमें कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए ताकि हम पेपर के दिन अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकें। आज के इस गाइडेंस सेशन में अपने साथ फिजिक्स के सीनियर मोस्ट फैकल्टी राहुल कंसल सर हैं, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि इन लास्ट के 2 वीक्स के अंदर मुझे किन टॉपिक्स को एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना चाहिए, PYQs हमें किस तरीके से करने चाहिए और कुछ अदर मेथड्स जो हमें पेपर के टाइम में ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं राहुल कंसल सर को इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने। थैंक यू सर। सर, जैसे एक सवाल ये रहता है कि बच्चे के लिए इस वक्त मन में कि मैंने सर पढ़ तो सारा लिया है, लेकिन मैं इस वक्त उन सब चीज़ों को कैसे रिवाइज करूं। हालांकि ये संभव मुझे लगता नहीं है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसने लास्ट के अपने इस पूरी जर्नी के अंदर कितनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी इन अंत के दिनों में आप उसे क्या करना चाहेंगे? तो सर, मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने अगर साल भर अच्छी मेहनत की है तो उस बच्चे को खासकर अब इस टाइम पे एक तो फार्मूलाज वगैरह पे अच्छा सा कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो कोई भी फार्मूलाज ना भूले। लेकिन उसके अलावा भी जैसे अपन ये देखेंगे कि स्कोरिंग चैप्टर्स क्या रहे हैं। तो स्कोरिंग चैप्टर्स में जैसे मैं बात करूँ तो लास्ट 5 सालों में जैसे अगर अपन कहें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मो और कहीं तक हद तक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है रोटेशन का भी, RBD जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन बच्चों को हालांकि वो टफ लगता है, लेकिन कम से कम अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि लास्ट 5 साल से डेटा में मैंने देखा है कि 5 सालों से ऑप्टिक्स 14% रहा है उसका वेटेज 5 सालों के पेपर में, एवरेज निकालें तो। और उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स का लगभग 13% रहा है और हीट एंड KTG का भी 12% रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा इन टॉपिक्स पे तो ज़्यादा करे। लेकिन इसके साथ ये भी नहीं है कि केवल इन्हीं तीनों पे फोकस करे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको ज़्यादा वेटेज देना है। उसके अलावा बाकी जैसे फ्लूइड हुआ, फ्लूइड से भी लास्ट के 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको भी अपन को कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलना है। क्योंकि सर एडवांस का पेपर और मेंस में यही अंतर है कि मेंस में हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो अपन को हर टॉपिक को इक्वल टाइम या इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। पर एडवांस में अपन ऐसा कर सकते हैं कि खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने आप को थोड़ा सा भी इस पेपर के हिसाब से मीडियम तय मान रहे हैं कि हम लोग क्या पता बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाएँ, लेकिन अगर वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि अपन कुछ टॉपिक्स इनको अपना स्ट्रॉन्ग कर लें इस लास्ट टाइम में, तो अपन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है सर ने कि देखिए लास्ट दिनों की जो आपकी ये प्लानिंग है, ये भी इस बात पर डिपेंड करती है कि मेरी प्रिपरेशन इस वक्त किस लेवल की चल रही है। किसी एक बच्चे के लिए ये हो सकता है कि मुझे अपने आप को 100% तक ले जाना है। एक बच्चे की सोच ये भी हो सकती है कि इस वक्त मैं अपने आप को 70% तक लेके आऊँ। किसी की सोच ये भी हो सकती है कि मैं अपने आप को एक बार 40 से 50% की रेंज में मेंटेन करूँ। तो हर एक बच्चे की जो तैयारी करने का जो इन 2 वीक में रहेगा, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी जरूर होती है, लेकिन इनमें कुछ मेजर टॉपिक्स अपने को सर ने बताए हैं कि ये तो हम सबको देखने ही चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल ये भी आता है बच्चों के मन में कि सर इन दिनों अगर मैं PYQs को करता हूँ तो उन्हें मैं किस तरीके से करूँ, क्या मैं चैप्टर वाइज करूँ या पेपर वाइज करूँ, अगर जो भी उसके पास उसका आधार क्या रखना चाहिए उसे? सर मोस्टली जैसे अभी अपन 2 ही वीक की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही वीक अपने पास बचे हैं। बिल्कुल। तो मोस्टली तो बहुत बच्चों ने जब अपने कोचिंग के मॉड्यूल जब किए होंगे, तो या फिर उसके बाद भी अभी शायद काफ़ी टाइम हो चुका है, तो रिवीजन में उन्होंने बहुत सारे PYQs कर लिए होंगे। तो मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे, चूँकि ये लास्ट टाइम है, तो बच्चों को ये कहूँगा कि हर 2 दिन से वो एक पूरा पेपर ही पूरा पेपर को सॉल्व करें। उस पेपर को इस तरह से सॉल्व करें जैसे कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो, और फिर उसको पूरी तरह से एनालिसिस करें। जैसे जो बच्चा अपने आप को मान रहा है कि मुझे केवल 40-50% तक लाना है, तो उस बच्चे के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करे, क्योंकि उसके लिए तो उसको पहले ये देखना है कि कौन कौन से ईजी क्वेश्चन हैं, कौन कौन से टफ क्वेश्चन हैं। तो क्योंकि हर बच्चा हर
क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। एडवांस में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं और किस तरह के नहीं करने। तो आपको देख के, पेपर पढ़ के ये समझ आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए है, ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जो आपको तब आएगा जब आप पेपर देंगे और पेपर को फिर उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि सर इस टाइम पे अगर अपन हर 2 दिन से बच्चा एक पेपर करे और उसको इस तरह से करे कि जैसे वो एग्जाम हॉल में बैठा हो, तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सही है कि इस वक्त आप जो भी पेपर करते हैं उसे आपको एक एनवायरनमेंट ये मानते हुए करना है कि मैं एग्जाम हॉल के अंदर कर रहा हूं। आपको टाइमिंग्स भी वही रखनी होंगी जो आपके जेईई एडवांस पेपर की टाइमिंग्स होती हैं। और अगर आप किसी पेपर को जब कर ही रहे हैं तो उसे आपको एनालिसिस जरूर करना है। देखिए, एक इस परवाह में बहना कि मैंने ये क्वेश्चंस कर लिए, उससे बेहतर ये ज़्यादा जरूरी है कि शायद मैंने कम पेपर किए थे लेकिन मैंने हर एक पेपर को एक बेहतरीन लेवल तक एनालिसिस और किया है कि मैंने इस पेपर में जो गलतियां की थी, जिन कंसेप्ट्स को शायद मैंने गलत अप्लाई किया था, उन कंसेप्ट को उन क्वेश्चंस के थ्रू वापस से रिकैप जरूर आपको करना होगा। और बिल्कुल ये भी एक बात है कि भाई आपकी सीट, जो भी आपने मॉड्यूल जिस भी जगह आप पढ़ रहे हैं, उन मॉड्यूल्स में भी लास्ट के क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके पास में एक्सरसाइज, उनमें भी लास्ट के 10 सालों के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने उन्हें बेहतर तरीके से कर रखा है तो आप उनसे पुराने सालों के पेपर्स को एक पेपर की तरह काम में ले सकते हैं। और अगर आपने उन्हें यूँ लगता है कि सर उस वक्त मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं किए थे, ये सोच के मैंने छोड़ दिए थे कि मैं इन्हें अंत में देखूंगा, और अगर अभी भी नहीं किए हैं तो आप लास्ट साल 5 साल के पेपर, 6 साल के पेपर, जितने भी आपसे हो पाते हैं उन्हें एक प्रॉपर पेपर की तरफ से करें। सर, एक बच्चे को रहता है कि भाई मैं चीज़ आती है लेकिन मैं पेपर में कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर एक डर तो रहता है और वो सबके साथ होता है। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी कि यस यार, आपको उस 1 घंटे फिजिक्स के 1 घंटे पेपर में या जो भी उसकी टाइम लिमिट रहती है, उसे अपने आप को किस तरीके से रखना चाहिए उस 1 घंटे में? सर, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने लास्ट के 10 सालों के पेपर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किए हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि 30 to 35% या अलग अलग पेपर, जैसे कुछ ईयर में जैसे बहुत ज़्यादा टफ भी रहा है तो उसमें कट ऑफ बहुत ही नीचे गए हैं। तो आप फिर भी ये मान सकते हैं कि सर्टेनली 25% से 35% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी हैं। तो बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको वो इजी क्वेश्चन भी पहचानने हैं। उसके अलावा अगर आप मॉडरेट की बात करेंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन सर 40% रहे हैं और टफ क्वेश्चन लगभग 30% के रेशियो में रहा है। तो आप जो बच्चा, अगर अपन उसकी बात करें, जैसे जो बच्चा टॉपर है उसकी बात तो अलग है कि उसको तो सर उस तरह से अटेम्प्ट करना है कि उसको पूरा ही करना है। बट जैसे मैं बात करूँ, अगर 60% जो बच्चा ले आएगा, अगर कोई बच्चा 60% स्कोर कर देगा तो उसकी ऑल इंडिया रैंक सर्टेनली अंदर 1000 आई जाती है, और 50% लाएगा तो 2500 के अंदर वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रैंक है। तो अगर बच्चा उतना टारगेट कर रहा है तो मैं ये मानूंगा कि बच्चे को ऐसे, जैसे पहला क्वेश्चन देखा तो ऑब्वियसली एडवांस में ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन अपन को शायद लैंग्वेज ही ना समझ आए, तो उससे बच्चे को घबराना नहीं है। बस अपन को ये देखना है कि कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं हुआ तो अपन सेकंड देखें, तो आपको सेकंड या थर्ड ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आपका देखा हुआ होगा या उसकी लैंग्वेज आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। और जैसे ही आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये पेपर मेरे लिए है। तो आप अगर इस तरह से क्वेश्चन को करोगे तो आपको सर्टेनली 30 से 40% तो ईजी मिलेगा। उसके अलावा मॉडरेट क्वेश्चन भी बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको 60 to 70% ओवरऑल पेपर ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बना है, और आप उसको बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वो करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वहाँ पे। देखो बच्चों, आपने अपने पेपर के 3 आवर की जो आपका ड्यूरेशन है उसमें अपन अगर हर एक सब्जेक्ट के 1 आवर के हिसाब से बात करते हैं तो सर ने हमें ये बताया है कि फिजिक्स के उस 1 आवर के अंदर आपको पेपर अटेम्प्ट पूरा करना होता है। पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का मतलब है कि मेरे पास सारे क्वेश्चंस एक प्रॉपर तरीके से रीड किए हुए जरूर होने चाहिए, ताकि उनमें से जो मेरे लायक करने लायक क्वेश्चन थे, जो मैं एक बार में पढ़ने के साथ एक एल्गोरिदम जो जिन सवालों की बना सकता हूँ, वो क्वेश्चंस तो मैं 100% सही करके आ सकूँ। तो सर इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे अब जेईई एडवांस का हमेशा ये रहता है कि पहले से मालूम नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप पहले से, जैसे आप पहले पढ़ेंगे, जब शुरू के 15 मिनट आपको मिलते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने के, तो आप उसमें जब पढ़ेंगे कि जैसे इंटीजर क्वेश्चन है, अगर इंटीजर में अगर सिंगल डिजिट आया है या डबल डिजिट भी है तो आप पहले सोचो कि वो स्कोरिंग है, क्योंकि एक्चुअली इंटीजर अगर 0 to 9 आ रहा है तो आप सोचो कि उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और क्वेश्चन भी उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। मैक्सिमम टाइप ये होगा कि उसमें क्वेश्चन ईजी होंगे, तो
आप उसमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और एक लास्ट टाइम पे ये चीज़ भी है सर कि जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे वो इस टाइम पे भी जैसे 14 डेज बचे हैं तो वो चाहते हैं कि टफ से टफ क्वेश्चन करें, नया नया मटेरियल लेके आएँ। तो इस टाइम पे मैं ये कहूँगा बच्चों को कि आपको ये सब ट्राई अभी नहीं करना है। आपने जो 2 साल पढ़ा है, आपने जो 2 साल मटेरियल किया है, या PYQs जो है उनको ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ करने में भी टाइम अच्छा, मतलब कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ आपकी अच्छी होगी और आपके स्कोरिंग के अच्छे करने का चांस भी बहुत बढ़ेगा। अदरवाइज आप नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो शायद आप हो सकता है कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप नया मटेरियल की बजाय उसी पुराने मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करें जो आपने 2 साल ज़्यादा पढ़ाई की है उसके ऊपर। बिल्कुल सही है कि आपने जो अभी तक मेहनत की है आपको उस मेहनत के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, और इन दिनों में नए करने के बजाय जो मैंने कर रखा है अगर मैं उसी को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करता हूं तो वो ज़्यादा बेहतर भी होता है। देखो बच्चों, वैसे एक सवाल जो है वो सबके मन में चल रहा होता है, ज़्यादातर बच्चों के मन में ये आ रहा होता है कि सर इन दिनों ना तो मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहा हूँ और ना ही मैं शांति से बैठ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या एक उस बच्चे की नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की रहती है। वो जो पेपर है एडवांस वाला वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए ही नया है। इसलिए आपको पेपर के अंदर मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से आपको कूल और काम रहना है। हमें ये अच्छे से मालूम है कि आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आपको एक ये प्रॉमिस करना होगा कि सर मैं मेरा बेस्ट दूंगा और मैं अपनी इफ़िशिएंसी जो है उसे मैं पूरी तरह से बरकरार रखूंगा जैसा मैं एक नेचुरल हूँ, और मैं अपनी जो भी एरर्स हैं या जो भी मैं पेपर के अंदर जो मिस्टेक्स करता हूँ उनको मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये यकीन मान के चलिएगा कि आपने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सबको गुरु कृपा परिवार की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।